हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बजट 2023 के बारे में। जो बजट 2023 में जीएसटी के कंटेक्स्ट में प्रपोजल्स आई हैं वो हम आज इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस बजट में क्लॉज नंबर 128 से लेकर 144 144 तक जीएसटी में अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। तो ये सारी अमेंडमेंट जिस डेट को नोटिफाई होंगी उस डेट से एप्लीकेबल होंगी, एक्सेप्ट वन अमेंडमेंट जो इन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 से वो अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से अमेंड किया जाएगा तो वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो जाएगी। बाकी सारी अमेंडमेंट्स जो डेट को नोटिफाई होंगी उस डेट से। तो सबसे पहली अमेंडमेंट इन्होंने क्लॉज 128 के थ्रू जो करी वो सेक्शन 10 में चेंज करी। सेक्शन 10 में इन्होंने कहा कि कंपोजिशन लेवी वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई भी कर सकता है। पहले ये अलाउ नहीं था कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की जा सके। अब इन्होंने कंपोजिशन लेवी की को अमेंड कर दिया और उसमें इन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर को अलाउ कर दिया। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज 129 जो सेक्शन 16 में इन्होंने सेक्शन 16 को अमेंड किया, उसमें इन्होंने कहा पहले था कि अगर 180 दिन के बाद कोई पेमेंट करता है, कोई भी बायर अगेंस्ट जो सप्लायर को अपनी पेमेंट करता है 180 दिन के बाद, तो उसका जो इनपुट टैक्स उसने लिया था वो उसकी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड हो जाता था। बट ये मैकेनिज्म को उन्होंने चेंज कर दिया। अब ये कहते हैं कि आपको टैक्स तो रीपे करना ही करना है 180 दिन के बाद। वो टैक्स आप आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करने की बजाय इनपुट को रिवर्स कर सकते हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जब आप पेमेंट करोगे तो उसको रिक्रेडिट ले सकते उसको रिक्लेम कर सकते हो। तो इसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब बस सिर्फ मैकेनिज्म में फर्क पड़ गया। पहले हम आउटपुट लाइबिलिटी में उसको ऐड करते थे, अब उसका इनपुट हम कम कर देंगे। ये थी सेकंड अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट इन्होंने करी वाइट क्लॉज 130 और उसमें इन्होंने सेक्शन 17 को अमेंड किया। सेक्शन 17 में शेड्यूल 3 की बात करेगी कि जो सेक्शन 17 अमेंड किया उसमें उन्होंने कहा कि शेड्यूल 3 पैरा 8A जो कहता है सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो उसको इन्होंने एग्जम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में डाल दिया। पहले ये एग्जम्प्ट सप्लाई में नहीं था, तो अब एग्जम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में डाल दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसका मतलब कि टर्नओवर की डेफिनेशन को वाइड कर दिया, जिसमें इन्होंने वेयरहाउस गुड्स अगर हम होम क्लियरेंस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन सेल कर देते हैं तो उसको एग्जम्प्ट सप्लाई में डालने से अगर मेरा कोई आईटीसी जो कॉमन क्रेडिट है जो एक्सक्लूसिवली आईटीसी फॉर टैक्सेबल गुड्स वो अलाउ है, जो एक्सक्लूसिवली आईटीसी फॉर वेयरहाउस गुड्स वो डिसअलाउ होगा। जो कॉमन क्रेडिट होगा मेरा, मुझे उस पे भी रिवर्सल करनी पड़ेगी इस एग्जम्प्ट इस वाइड दिस क्लॉज। तो इससे मेरा आईटीसी जो रिडक्शन होगी, आईटीसी का मैं क्लेम करता था उसमें रिडक्शन हो जाएगी, मेरे टर्नओवर का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा और मेरे को आईटीसी कम मिला करेगा। ये थी नेक्स्ट अमेंडमेंट। इसी में इन्होंने एक और अमेंडमेंट करी कि जो एक मैंडेटरी प्रोविजन है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ खर्चा करना होता है टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इन्होंने इसमें क्लैरिफाई कर दिया। पहले ये बड़ा इशू होता था कि जो सीएसआर एक्टिविटी करेंगे कंपनी कर रही है उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इन्होंने कहा कि जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो आपके ऊपर लॉ एक प्रिस्क्राइब मैंडेटरी ऑब्लिगेशन डाल रहा है कि आपने ये सीएसआर एक्टिविटी करनी है, उस सीएसआर एक्टिविटी का जो जीएसटी होगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। तो जब से ये नोटिफाई हो जाएगी अमेंडमेंट तो उस डेट से आपको सीएसआर एक्टिविटी के ऊपर का जीएसटी क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट इन्होंने करी सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में उन्होंने अमेंड करके कहा, वैसे उन्होंने सेक्शन 23 में सिर्फ जो पहले एक्ट सेक्शन था सेम कॉपी कर दिया, सिर्फ उसके ऊपर एक लाइन डाल दी नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो मेन उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि जो पहले हमें प्रोविजन थी कि अगर आपके ऊपर आरसीएम के थ्रू कोई टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल जीके की सर्विस लेते हो तो आपके ऊपर आरसीएम के थ्रू टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, या आप एडवोकेट की सर्विस लेते हो तो मेरे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बनती है अंडर आरसीएम। तो मुझे, और मैं अदरवाइज एग्जाम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो मुझे सिर्फ वो आरसीएम की लाइबिलिटी के करके जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी। अब इन्होंने कहा कि जिस डेट से नोटिफाई हो जाएगी उस डेट से आपको, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाई करते हो और आपको आरसीएम के रीजन करके रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है तो वो आपको नहीं लेना पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया, क्लैरिफाई कर दिया। पहले थोड़ा इसके ऊपर इशू रहता था। इसके बाद इन्होंने कुछ जो अमेंडमेंट करी वो 4 अमेंडमेंट में इकट्ठी लूंगा। उन 4 अमेंडमेंट्स में इन्होंने कहा वो अमेंडमेंट किस सेक्शन में करी, इंसर्शन करिए। इनफैक्ट इन्होंने एक नया सब सेक्शन इंसर्ट किया सेक्शन 37 में, सेक्शन 39 में, सेक्शन 44 में और सेक्शन 52 में। इन 4 सेक्शन में इन्होंने कहा कि जो भी आपकी रिटर्न्स हैं लाइक जीएसटी 1, 3B, 9 एंड जीएसटी 8, तो ये सारी की सारी रिटर्न्स आप विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फाइल कर सकते हो, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप ये रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक रिटर्न आपकी, अगर हमारा दिसंबर की रिटर्न हमने जनवरी फाइल करी, तो अगर मैंने दिसंबर की रिटर्न जनवरी में नहीं फाइल करी थी तो जनवरी से लेके 3 साल के पीरियड के अंदर मैं फाइल कर सकूंगा, बट 3 साल के बाद मैं रिटर्न कभी फाइल ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये अमेंडमेंट थी, वो इकट्ठी 4 क्लॉजेज हैं, चारों में सेम अमेंडमेंट है, सिर्फ रिटर्न का फर्क है। पहली में 1, फिर 3B, फिर 9 और फिर 8, GST 8। उसकी अगली अमेंडमेंट इन्होंने करी इन सेक्शन 54। सेक्शन 54 में इन्होंने अमेंडमेंट करके कहा कि जो पहले सिर्फ कुछ प्रोसीजरल अमेंडमेंट करी है, इसमें इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोविजनल एक्सेप्टेड ITC की वहां पे वर्ड था वो उन्होंने रिमूव कर दिया, राइट। तो ये अमेंडमेंट थी सेक्शन 54 में। उसके बाद उन्होंने कहा सेक्शन 56 उन्होंने अमेंड कर दिया। सेक्शन 56 इन रिलेशन टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। तो इसमें भी उन्होंने प्रोसीजरल चेंजेस करी। कैसे? इसमें उन्होंने लाइन इंसर्ट कर दी कि इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इंटरेस्ट पहले भी था, अब भी है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा मैनर चेंज कर दिया। उसकी अगली अमेंडमेंट इन्होंने करी, उसके अगली अमेंडमेंट जो थी सेक्शन 122 में एक नया सबसेक्शन इंसर्ट कर दिया। वो जो नया सबसेक्शन इंसर्ट किया दैट इज इन रिलेशन टू ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन की सर्विसेज, अनरजिस्टर्ड पर्सन का मटेरियल सेल करते हैं या उसकी सर्विसेज आगे सप्लाई करते हैं, या कंपोजिशन टैक्स पेयर का मटेरियल सेल करते हैं या उसकी सर्विसेज आगे सप्लाई करते हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल प्रोविजन लगेंगे, उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इन्होंने करी उसमें इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया कुछ ऑफेंसेस को। तो वो सेक्शन 132 की अमेंडमेंट है। उसमें क्लॉज G, J और K, ये 3 क्लॉजेज हैं जिसमें इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। क्या कहती हैं वो क्लॉजेज? एक तो एक क्लॉज बात करती है विद टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। सेकंड, इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी किसी सेक्शन ने। और थर्ड है कि अगर आपने गवर्नमेंट के काम में कोई हर्डल क्रिएट करा है। तो अगर 3 तरह की ये ऑफेंसेज है तो इसको इन्होंने गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल के थ्रू डीक्रिमिनलाइज कर दिया। नेक्स्ट अमेंडमेंट इन्होंने करी सेक्शन 138 में, जिसमें उन्होंने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर दिया। पहले क्या था, जो मिनिमम ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग थी वो 50% ऑफ टैक्स और मैक्सिमम था 150%। इसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया कि मिनिमम 25% और मैक्सिमम 100%। तो इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा केसेस इतने ज्यादा ना हो, जितना कम हो सके उतना ठीक है। तो इसलिए उन्होंने टैक्स का बर्डन, पेनल्टी का बर्डन कम कर दिया। नेक्स्ट अमेंडमेंट इन्होंने करी सेक्शन 158A इंसर्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हम दूसरी गवर्नमेंट के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक GST में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, GSTN के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वो इनकम डिपार्टमेंट के साथ, ROC के साथ और एनी अदर डिपार्टमेंट लाइक ED, किसी के साथ वो शेयर किया जा सकता है। तो ये एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया। फिर उन्होंने अमेंडमेंट करी शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में पहले क्या था, एक फरवरी 2019 से एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप सप्लाई करते हो फ्रॉम कस्टम वेयर हाउस बिफोर होम क्लियरेंस और हाई सी सेल करते हो और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आप मटेरियल सेल करते हो, तो उन्होंने कहा था कि 1 फरवरी 19 को जो अमेंडमेंट आई थी वो 1 फरवरी 19 से ही एप्लीकेबल थी। तो उस डेट से आज तक तो ये चीजें सप्लाई का पार्ट नहीं थी, पर उससे पहले के पीरियड में ये इशू आता थोड़ा सा। तो अब इन्होंने 1 फरवरी 19 वाले पीरियड को कह दिया कि ये विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 होगा। तो मीनिंग दे रहा है कि ये तीनों जो हमने अभी डिस्कस करी, ये तीनों की तीनों 1 जुलाई 2017 से ही कंसिडर किया जाएगा नोटिफिकेशन रेदर देन 1 February 2019। ये अमेंडमेंट थी इन CGST एक्ट। अब कुछ अमेंडमेंट जो उन्होंने करी IGST में। तो सबसे पहले मेनली दो अमेंडमेंट्स उन्होंने IGST में करी। सबसे पहली अमेंडमेंट उन्होंने करी कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट की डेफिनेशन में चेंज कर दिया। और सेकंड जो अमेंडमेंट करी वो बहुत अच्छी अमेंडमेंट जो हमें लगी कि ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट करी है इन्होंने, और इट इज अ वेलकम स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। इन्होंने सेक्शन 12 में एक प्रोवाइजो थी, उस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया। पहले क्या होता था, जब कोई पर्सन एक्सपोर्ट करता था, उस एक्सपोर्ट के केसेस में सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 में जो तो वो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू क्रिएट होता था। तो अब इस प्रोवाइजो को डिलीट करने से वो इशू खत्म हो गए सारे, और बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसका क्या और उसके ऊपर ITC का क्या सीन रहेगा। तो दीज ऑल आर द प्रपोजल्स ऑफ बजट 2023। इसमें से जो लास्ट वाली मैंने डिस्कस करी IGST में, ये इन्होंने प्रपोज किया कि 1 जुलाई 2017 से हम जो CGST करी थी 1 जुलाई 2017 से करेंगे, बाकी हम जो डेट मेंशन करेंगे उस डेट से। तो इट वाज ऑल अबाउट बजट 2023। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।